जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि नवंबर 2021 का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने गोचरीय व्यवस्था आपके लिए किस प्रकार का परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में दो बड़े ग्रह जो वक्री अवस्था में चल रहे थे, शनि देव और गुरु बृहस्पति, ये दोनों अब मार्गी अवस्था यानी सीधी अवस्था में चलेंगे। और सीधी अवस्था में चलते हुए इसी महीने नवंबर के महीने में गुरु बृहस्पति लगभग 20 नवंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि के अंदर चले जाएंगे। यह गोचरीय व्यवस्था इस महीने आपको कैसा फल देने वाली है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी ग्रह ब्रह्मांड में जो चल रहे हैं उनका आपके ऊपर क्या परिणाम रहने वाला है। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि यह एक गोचरीय घटना है जो कि चंद्र राशि के आधार पर होती है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 6 नंबर में कन्या राशि में बैठा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। और आपकी बोलते नाम की राशि यदि कन्या नाम के राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपको इस महीने मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं इस महीने गोचरीय स्थिति आपको किस प्रकार से लाभ और सावधानी की तरफ स्थितियों को दिखाने वाली है। सबसे पहले हम गोचरीय व्यवस्था को देखेंगे कि महीने की शुरुआत में राशि के मालिक बुध उच्चस्थ अवस्था में चलते हुए आपकी राशि में ही रहेंगे और लगभग 3 से 4 दिन बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से दूसरे स्थान में चल रहे हैं मंगल और सूर्य। जहां सूर्य नीचस्थ अवस्था में होंगे तो मंगल यहां शुक्र की राशि में होंगे। राशि से तीसरे में देखें तो राहु केतु अक्ष बना हुआ है, यानी भाग्य स्थान में राहु शुक्र की राशि में है, यानी शुक्र के फल देने में सक्षम है, तो केतु मंगल की राशि में मंगल के फल देने में सक्षम है। बृहस्पति और शनि राशि से पंचम में होकर चल रहे हैं, दोनों वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी अवस्था में दिखाई देंगे। तो ये तो थी एक गोचरीय स्थिति। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सूर्य के बारे में कि सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और सभी राशियों के ऊपर, सभी ग्रहों के ऊपर अपना अच्छा खासा स्वामित्व, अच्छा खासा अधिकार ये रखते हैं, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य आपकी राशि से द्वादश के कार्यभार को संभाले हुए हैं। द्वादश भाव एक्सपेंडिचर का भाव है, खर्च का भाव है, जहाँ से फिजूल की खर्च होना, अकस्मात होने वाले धन के नुकसान, आय से अधिक खर्चा होना या नुकसान या व्यय होना, कहीं एक्सपेंडिचर कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो नुकसान दे गया, उस लिए द्वादश भाव को देखते हैं। और द्वादश भाव का मालिक सूर्य है। मालिक जो है सूर्य, वो आपकी राशि से धन स्थान पर नीच का होकर चलता है। कहते हैं नीच का ग्रह अगर धन स्थान पे चले तो उस दौरान सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस दौरान सोच समझकर आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पैसा लगा रहा हूँ, मेरा पैसा यहाँ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है वो मेरे लिए फलित होगा या नहीं। क्योंकि नीच का प्लैनेट धन भाव में जब जब कोई भी ग्रह ट्रांजिट करे और वो नीच का हो तो धन से संबंधित प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ वे ऑफ टॉकिंग की वजह से कुटुंब के भीतर कुछ कलह हो जाना भी ऐसी ही कॉम्बिनेशन से सक्षम दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य यहाँ लगभग 17 नवंबर तक नीच के रहेंगे तो तब तक स्थितियाँ आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने की संभावना है। अपने पैसे को संभाल के रखिएगा, आने वाले समय में पैसे की बहुत ज़रूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। साथ ही साथ हम देखें कि मंगल भी इसी राशि के अंदर चल रहे हैं। मंगल का वाणी स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान पर आना फिर से एक और कॉम्बिनेशन है कि एक तो सूर्य ग्रह जो स्वभाव में क्रूर है, एक मंगल जो स्वभाव में अशुभ मैलेफिक प्लैनेट कहा जाता है। अब ये दो मैलेफिक्स प्लैनेट्स, अगर दो मैलेफिक प्लैनेट्स चलेंगे आपकी राशि से धन स्थान पे, धन का खर्च होना दिखाते हैं। पैसे का खर्च होना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च होना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। क्योंकि कन्या राशि के लिए मंगल एक शत्रु ग्रह है जो आपकी राशि से तीसरे और अष्टम का स्वामित्व रखता है। राशि से तीसरे और अष्टम का स्वामित्व रखने के कारण यह ग्रह आपके धन के लिए अच्छा नहीं,
क्योंकि अष्टमेश का धन स्थान में चलना द्वादशेश नीच के सूर्य के साथ फिर से प्रॉब्लम देता है। जब अष्टम और द्वादश के मालिक सेकंड हाउस में चलें तो आपकी बोलचाल की वजह से आपके कुटुंब के लोगों से आपके संबंध खराब होने की संभावनाएं होती हैं। पैसे के लिहाज से कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं, मुख से संबंधित समस्याएं, चेहरे से संबंधित तकलीफ, दंत रोग, दांतों से संबंधित रोग की स्थितियां भी इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं। क्योंकि शनि आपकी राशि से षष्ठेश है, छठे घर का मालिक है, रोग भाव का मालिक है, तो छठे शनि की 10वीं दृष्टि भी दूसरे घर पर पड़ रही है। यानी दूसरे घर पर अब 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव स्थिति और दृष्टि के साथ है, इसलिए बड़ा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। आने वाले समय में त्योहारों का समय होगा, ऐसा ना हो कि आप अपने पैसे की वृद्धि के लिए या पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें कि दिवाली तक बहुत अच्छा मौका है, पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं आपका पैसा ना फंस जाए और आपका त्यौहार खराब ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करके आपको यहाँ चलनी होगी। मंगल यहाँ अष्टमेश होके अष्टम को देख रहे हैं, तो वहीं मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी 8वीं दृष्टि आती है। पहले एक नीच का ग्रह सूर्य, एक मेलेफिक्स प्लैनेट्स मंगल, दोनों का अष्टम भाव पे संबंध, 8वां घर ससुराल पक्ष के लिए भी जाना जाता है, तो ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास होना, या ये कह सकते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित स्थितियों में समस्या, वाद विवाद भी इसी कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। जब मंगल अष्टम भाव को वापस देखे और एक अशुभ ग्रह हो तो इस दौरान कुछ ऐसी अप्रिय घटना के संकेत भी मिल सकते हैं जो परिवार के लोगों से संबंधित हो कि भी किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई घटना घट गई, या खुद स्वयं व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की हानि या चोट का सामना करना पड़ गया है। क्योंकि सेकंड हाउस धन है, परिवार है, पैसा है, नियम है, नियम के लिए भी सेकंड हाउस जाना जाता है। नियम टूट रहे हैं, खाने पीने का लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, दिनचर्या खराब हो रही है, वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा यहाँ बुध की, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के मालिक भी हैं। आपकी राशि से दशम यानी कर्म स्थान, और आप जो कर्म रोज की ज़िंदगी में करते हैं उसके लिए भी बुध ग्रह को जाना जाता है। अब यहाँ पर बुध ग्रह जो हैं वो लगभग 3 नवंबर के आसपास राशि परिवर्तन करके तुला राशि में पहुँच जाएंगे। राशि के मालिक और दशम के मालिक का द्वितीय स्थान में जाना अच्छा होता है, यह धन वृद्धि करता है। जहाँ एक तरफ मंगल और सूर्य ग्रह मिलकर आपके धन स्थान को प्रभावित करते हैं, तो वहीं बुध ग्रह का वहाँ पर पहुँचना आपको किसी न किसी प्रकार से सद्बुद्धि देता है, क्योंकि बुध बुद्धि के मालिक हैं। सद्बुद्धि देता है, आप वे ऑफ टॉकिंग के माध्यम से पैसा कमा लेंगे। जहाँ एक तरफ प्लैनेट पैसे का व्यय दिखा रहे हैं, तो वहीं बुध ग्रह आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके व्यापार से, आपकी बुद्धि से, आपकी योजनाओं के बल पर आपको धन देने में सक्षम हैं। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक अच्छे ग्रह का, यानी शुक्र की राशि में बुध तो मित्र हैं, वो आपकी राशि के मालिक भी हैं, वो आपके दशम भाव के भी मालिक हैं। यानी पैसे का खर्च होना तो पक्का तय हो गया है, लेकिन पैसे की आमदनी हो तो व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता कि चलो कोई बात नहीं है, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है। ऐसा समझ सकते हैं कि इन 1 महीने के अंदर हमने जो कमाया वो किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारियों और खर्च में लगा दिया। तो वैसा ही एक संयोग इस दौरान बनेगा। दशमेश का दूसरे घर में जाना, दशम भाव कर्म स्थान, दूसरा घर वाणी और पैसा, यानी बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाओगे। जो लोग पारिवारिक बिजनेस करते हैं, परिवार का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशंस ठीक है, लेकिन धन को लेकर परिवार के सदस्यों से झगड़े ना, क्योंकि मंगल और सूर्य और शनि की दृष्टि का प्रभाव भी आपके ऊपर लगातार रहेगा। बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है, एग्रेशन से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, लड़ना नहीं है। चलिए अब मैं बात करूंगा केतु के बारे में। 3rd हाउस में केतु हैं, फिलहाल में ही इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है, और आप ये देखिएगा कि केतु की जो स्थितियां हैं वो मंगल की राशि में हैं। केतु सदैव साहस बढ़ाने वाला ग्रह है आपका, और वो मंगल की राशि में, मंगल 2nd हाउस में, यानी साहस का होना बहुत ज़रूरी है। अति साहस में आकर अपना काम बिगाड़ना
ये मंगल की वजह से संभव है, क्योंकि तीसरे घर में केतु है और मंगल की राशि में, और मंगल सेकंड हाउस में नीच के सूर्य के साथ है। इसलिए आपको ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, गलतियां नहीं करनी है। राहु के बारे में बात करेंगे, और राहु यहाँ शुक्र के साइन में है, इसलिए मैं राहु और शुक्र दोनों का प्रेडिक्शन आपको एक साथ देता हूँ। राहु के बारे में थोड़ा बात करें तो राहु सूर्य और चंद्रमा को नक्षत्रों के कारण भी इस दौरान प्रभावित करते हैं। कहा जाता है जब जब चंद्रमा और सूर्य से संबंधित नक्षत्रों में राहु का ट्रांजिट होता है तो ये व्यक्ति को मानसिक चिंताएं देनी शुरू कर देता है, अवसाद देता है, टेंशन्स देता है, क्योंकि राहु ने सदैव ही सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाया है। यहाँ आप राहु को देखिएगा, राहु 9th हाउस भाग्य स्थान में उच्च स्थिति में है और शुक्र इनके राशि शो के चौथे घर में है। अच्छी बात यह है, कहा जाता है कन्या राशि वालों के लिए शुक्र अकेला वो ग्रह है जो मजबूत बली अवस्था में हो तो व्यक्ति को धन आगमन की कमी नहीं रहने देता, व्यक्ति के भाग्य में सदैव उन्नति करता है। शुक्र यहाँ भाग्य स्थान का मालिक होकर चौथे घर में, यानी भाग्य की बदौलत, ईश्वरीय कृपा की बदौलत, आपके अच्छे कर्मों की बदौलत सुख शांति की स्थितियाँ दिख रही हैं। ये सुख शांति की स्थिति, क्योंकि शुक्र यहाँ चौथे घर में, आपकी राशि से चौथे घर में दिग्बली अवस्था में रहेंगे, दिवाली का मौका भी आ रहा है, तो अवश्य ही परिवार के अंदर सुख शांति का माहौल ये प्लैनेट क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं साथ ही साथ शुक्र का दिग्बली होना, परिवार के अंदर कोई सुख सुविधा बढ़ रही है, चाहे आप कोई वाहन खरीद लें, चाहे छोटा वाहन चाहे बड़ा वाहन, कोई लग्जरीज आइटम जो घर के अंदर सुंदरता की स्थिति को दिखाए, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो शुक्र की ये स्थिति पहली उस हिसाब से बेहतर है। शुक्र भाग्येश होकर चौथे घर में, यानी भाग्य के बल पर सुख साधनों का प्राप्त होना। दूसरे घर का मालिक है, परिवार के लोगों का सहयोग मिलना, धन प्राप्त होना, क्योंकि शुक्र धन के मालिक होकर बैठे हैं 4th हाउस में, तो प्रॉपर्टी से सुख मिल रहा है, वाहन से सुख मिल रहा है, पैसों से सुख खरीद रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये शुक्र धनेश भाग्येश होकर 10th हाउस को दृष्टि भी देते हैं, और 10th हाउस का मालिक जो है बुध है, वो शुक्र की राशि में है, और शुक्र जो है वो 10th हाउस को वापस देखते हैं। इसलिए बुध और शुक्र ने एक दूसरे की राशि को साथ में बैठकर और दृष्टि देकर उसको स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाया। जब आपका भाग्येश और धनेश शुक्र आपकी राशि से चौथे घर को दृष्टि दे तो इसका मतलब है, दशम भाव को दृष्टि दे, तो यह कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अच्छा समय है, यह कार्य क्षेत्र में अवसर देने का एक समय है। तो शुक्र आपके लिए इस महीने बेहतर ही है। बात करते हैं दो मुख्य ग्रह, एक शनि और एक बृहस्पति। अब तक ये दोनों ग्रह चेष्टा बल के साथ पंचम भाव में वक्रत्व स्थिति में थे, लेकिन अब ये प्लैनेट वक्रत्व को छोड़ चुके हैं। अब ये बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर होता दिखता है, क्योंकि इसके पास एक अतिरिक्त जो बल था वो कम हो चुका है, जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। अब ये प्लैनेट यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है। ये प्लैनेट 20 नवंबर को इस राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोहरे गोचर के हिसाब से बात करें, शनि और बृहस्पति का गोचर राशि से पंचम में है, तो पंचम भाव एक्टिवेट है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा अच्छा है, उस लिहाज से शिक्षा कराने में ठीक है, योजनाओं के हिसाब से ठीक है। आपके संतान प्राप्ति में भी दोहरा गोचर कामयाब है। वहीं ये दोहरा गोचर शनि और बृहस्पति का राशि से एकादश को भी दृष्टि देता है। इसका मतलब है कि शनि और बृहस्पति आपके लाभ भाव, सोर्स ऑफ इनकम के भाव को दृष्टि देते हैं, जो कि लाभ के अवसर पैदा करने में सक्षम है। धन आगमन तो होगा ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि शनि का संबंध जो है वो 2nd हाउस से भी दृष्टि के हिसाब से है, तो वहीं 11th हाउस से भी दृष्टि के हिसाब से बना हुआ है। शनि और बृहस्पति के ऊपर एक माइनस पॉइंट ये है कि मंगल जो अष्टमेश होकर इसको दृष्टि दे रहे हैं। कभी कभी ये सिचुएशंस लोग बात ट्राई करते हैं संतान के लिए, संतान हो जाए, कंसीव हो जाए,
तो वो कंसीव नहीं हो पाता है, तो कभी कभी 1-2 महीने की प्रेगनेंसी में मिसकैरेज की संभावनाएं भी इसी कॉम्बिनेशन से बढ़ जाती हैं। संतान के साथ संबंधों को सुधार कर चलें, क्योंकि छोटी सी बात पर परिवार के अंदर या संतान के साथ कलह उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि संतान के कारक अब वक्री नहीं है, संतान के कारक अब नीच के होकर इस राशि को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही शनि स्वराशि के होकर इसी राशि में रहेंगे, लेकिन कारक का नीच का होना, अष्टमेश मंगल से दृष्ट होना, इन चीज़ों में कमियां दर्शाता है। तो धन के हिसाब से शुक्र और बुध पूरी तरीके से आपकी सपोर्ट में है। ये ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से धनागमन देते रहेंगे, लेकिन मंगल सूर्य के इस कॉम्बिनेशन से और शनि की दृष्टि से आपको बचना होगा। लगातार आप हनुमान जी की शरण में रहिएगा, और दीपावली में पर भी आप हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ जैसे राम रक्षा स्तोत्र, इसका पाठ करना या इससे संबंधित संपुट मंत्र आदि का हवन भी आप कर सकते हैं। उस दिन किया गया सुंदरकांड का पाठ भी आपको आने वाले समय के धन के साधनों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो उपाय अगर आप ये करेंगे तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा। पूरे महीने भी आप ये उपाय अवश्य करेंगे तो ये आपके लिए और बेहतर रहने वाला है। तो यह था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है, गोचरीय स्थिति आपके लिए कैसी होगी, उसके बारे में हमने यहाँ चर्चाएं की हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।